जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं खुले कंडे चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रा एकेडमी और उनके टीम के द्वारा एक मेंस के जो आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है मेंस पॉसिबल। तो यह जो सीरीज है उसको आप लोगों के द्वारा अच्छा खासा प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का हमारा मेंस पॉसिबल का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह अधिनियम जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसे संसद में राष्ट्रपति के साइन के माध्यम से इसको अधिनियम के रूप में पारित किया गया है। यह अधिनियम देखा जाए तो नारी की शक्ति को देश के या फिर राष्ट्र के निर्माण में एक समावेशी के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इससे राष्ट्र के निर्माण में अब केवल पुरुष नहीं है, अब उसके साथ साथ महिलाएं भी अपनी योगदान दे पाएंगे। यह जो अधिनियम है ये आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस अधिनियम के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे और आपको बता दूं कि इस अधिनियम के माध्यम से क्या होगा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जा रहा है, वह भी 33%, जो 2026 के बाद से हो सके तो लागू हो सकता है और लागू होगा तो वो आने वाले 15 साल के लिए रहेगा। ठीक है, जैसे ही चुनाव खत्म हो चुका है, अब हो सके तो चुनाव के बाद 2026 तक हो सके तो जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, फिर परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, वह क्षेत्र को डिसाइड करेगा, लोकसभा के लिए अलग क्षेत्र, विधानसभा के लिए अलग अलग क्षेत्र, फिर उसके बाद यह जो अधिनियम है वो पूरे देश में लागू हो सकता है। इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ मेरे कामिन सर भी रहेंगे। तो अभी मैं शुरुआत करता हूं, फिर आगे की चर्चा कामिन सर करेंगे। तो चलो आइए आज का इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, समावेशी शासन के नए युग की शुरुआत। 2 लाइन कोटेशन के रूप में है जो नारी शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, भारत के हृदय में अब हुआ है नया स्पंदन, भारत के हृदय में अब हुआ है नया स्पंदन, नारी शक्ति को देश का वंदन अभिनंदन, नारी शक्ति को देश का वंदन अभिनंदन। तो इसी कोटेशन के माध्यम से हम लोग चालू करते हैं आज की सीरीज को। जो पंक्तियां अभी मैं पढ़ा हूं वर्तमान भारत की महिलाओं के सम्मान को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, ध्यान रखना है आपको कि ये जो पंक्ति है वो किसको शो कर रहा है जी, वर्तमान में जो महिलाओं की शक्तियां हैं उसको बता रहा है। इसी संदर्भ में देखे जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सशक्त भारत बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके पारित होने के पश्चात अब भारत की महिलाएं न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक व राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो जाएगी तथा इसके जरिए समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत होगी। यह जो विधेयक लाया गया था वह संसद के द्वारा अधिनियम तो बन चुका है, अब जैसे ही ये देश में लागू होगा उसी के माध्यम से देश के अंदर एक समावेशी का विकास हो जाएगा, क्योंकि केवल पुरुष ही नहीं, अब महिलाएं भी देश या राष्ट्र के निर्माण में अपनी जो विचार है उसको प्रस्तुत कर सकेंगे और महिलाओं का निर्णय का भी अब सम्मान किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, यह अधिनियम महिलाओं को नेतृत्वकर्ता की भूमिका प्रदान करेगा। इसके साथ ही नए संसद भवन को जब भी याद किया जाएगा तब तब नारी शक्ति के वंदन से न सिर्फ महिलाएं बल्कि स्वयं संसद भवन भी गौरवान्वित हो उठेगा। इसी के साथ महिलाओं के लिए 28 सितंबर 2023 ऐतिहासिक दृष्टि से स्वर्णिम एवं स्मरणीय रहेगा। यह अधिनियम एक और बात से जाना जाएगा और वह है कि नए संसद भवन में पहली ये बिल थी जिसको अधिनियम बनाया गया है। ऐसे देखा जाए तो नए संसद भवन का जो है उद्घाटन जो है आपका 28 मई 2023 को हुआ है। ठीक, बट वहां पर ऐसा हुआ है कि पहली बार बिल जो है लाया गया है और उसको पारित किया गया है राष्ट्रपति की जी के साइन के द्वारा, वह है नारी शक्ति अधिनियम। ठीक, अब नारी शक्ति अधिनियम क्या है उसके बारे में जानते हैं।
इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में 33% की सीट जो है आरक्षित की जाएगी। यह जो अधिनियम है कब लागू होगा? 2026 के बाद लागू होना संभव है, क्योंकि जैसे ही देश के अंदर जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, क्षेत्र डिवाइड किया जाएगा, फिर यह जो 33% का जो आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है वह लागू हो सकता है। ठीक, इसे 106 संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया है। ध्यान रखना, कौन से नंबर का संविधान संशोधन जी? 106 नंबर का संविधान संशोधन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और आपका ये अधिनियम बोले तो ये एक्ट है, ठीक है। इसके पहले बिल आता है, तो बिल जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बिल कौन से क्रम का है? 128वां संविधान संशोधन बिल है। और संविधान संशोधन अधिनियम बोला जाए तो 106वें नंबर का है। इसके पारित होने से लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो लोकसभा में कुल सीट है 543, जिसमें से महिला सांसद की बात करेंगे वो है 82, और बाकी अन्य जो है क्या है? मेल है, ठीक है, मेल है। जैसे यह अधिनियम पारित हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 33% के हिसाब से महिलाओं की संख्या जो हो जाएगी 181, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसे लागू करने के पश्चात लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो वर्तमान में 82 है, ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं जी? 82 लोग हैं, जो लगभग जैसे ही लागू होता है वह लगभग कितना हो सकता है? 181 तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला सांसद एक भी नहीं है। तो जैसे ही 33% लागू हो जाएगा तो यहां पर भी अनिवार्य रूप से आपकी महिला सांसद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके पृष्ठभूमि के बारे में यदि हम लोग जिक्र करें, इसका मतलब यह है कि इसके पहले भी इस टाइप से अधिनियम पर कार्य कर चुके हैं सरकार के द्वारा। 11वीं लोकसभा, जिसमें प्रधानमंत्री जो थे एचडी देवगौड़ा, इनके समय भी 12 सितंबर 1996 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था, परंतु यह सफलतापूर्वक नहीं रहा। फिर दूसरी प्रयास था सरकार के द्वारा, जो 12वीं लोकसभा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने थे, तो इनके द्वारा भी यह कोशिश किया गया, परंतु यह भी सफल नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी बार पुनः 13वीं लोकसभा जो हो 1999 में, इस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, इसमें भी यह बात की मांग रखी गई थी, परंतु यह भी सक्सेस नहीं हुआ। और आपका जो है इसके बाद 2008 में राज्यसभा में इसको क्या किया गया था? पारित कर दिया गया था, परंतु आपका ध्यान रखना 2014 के जो लोकसभा है जैसे ही भंग होता है तो यह जो बिल आया था 2008 का, ठीक है, इसको भी यहां से खत्म कर दिया जाता है, ठीक। अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी थी, ठीक है, 18 सितंबर 2023 को। जो आपका 19 सितंबर 2023 को 128 नंबर का संवैधानिक संशोधन विधेयक बनकर के लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसे 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से पारित किया गया है। फिर आपका 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया है। फिर उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा, फिर किसके पास जाएगा जी? आपका राष्ट्रपति जी जो है 28 सितंबर 2023 को साइन किया और यह एक अधिनियम के रूप में बन गया, ठीक है। ये आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वर्तमान स्थिति। अभी देश के अंदर जो सांसद लोग हैं, ठीक, आपका लोकसभा और विधानसभा में क्या स्थिति है उसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी लोकसभा में लगभग 15% जो है
क्या है जी, महिलाएं सांसद है, ठीक है, लोकसभा में। और विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में लगभग आपका 10 से 14% महिलाएं विधानसभा में अभी है, ठीक है। 15% महिलाएं सांसद है, ठीक, और 85% आपका पुरुष सांसद। और विधानसभा की बात करेंगे तो 10 से 14% महिला है विधायक, और 86 to 90% पुरुष विधायक है। क्लियर है? आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान में 90 सीट में 19 महिला विधायक है, 19 महिला विधायक। और इसको परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 17.17 के आसपास है। जो पूरे देश के अंदर महिलाओं की सीट की बात करेंगे, विधायक सीट की, तो छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य जहां पर महिलाओं की प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा भागीदारी है, ठीक है। अभी जैसे ही आपका ये वाला जो अधिनियम लागू होगा तो 90 सीट में 33% की बात करेंगे तो यहां पर फिर फीमेल जो महिला होंगे विधायक कितने हो जाएंगे, लगभग 30 लोग यहां पर फीमेल विधायक बनेंगे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो अधिनियम लाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसको समझते हैं। इस अधिनियम को लागू करने का मेन उद्देश्य जो है, लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी को सुनिश्चित करना, जिससे उनके राजनीतिक अधिकार को समर्थन मिलेगा। सेकंड, इसके तहत महिलाओं से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व खुद महिलाएं कर सकेगी, क्योंकि जैसे ही महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो जो भी प्रॉब्लम है महिलाओं का संसद में वो अपनी जो समस्या है उनको बता सकेगी, क्योंकि एक महिला जो है अपनी प्रॉब्लम किसी अन्य महिला को बताना सरलतम समझती है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि देश या फिर राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सकेगा। इसके द्वारा स्त्री पुरुष समानता को भी समर्थन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो समानता जो है स्त्री और पुरुष में अभी देखा जाए तो देश के अंदर कहीं ना कहीं आपको पुरुष प्रधानता वाली चीजें देखने मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, इस अधिनियम के आने से कम हो जाएगा। कानून बनने में महिलाएं भी अपनी स्पष्ट भूमिका निभा पाएंगे। जैसे कानून देश में बनाना है कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार से, तो उसमें महिलाओं का भी क्या हो जाएगा, भूमिका स्पष्ट होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस अधिनियम में आगे की चर्चा के लिए मैं कामेन सर को बुलाना चाहूंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू। थैंक यू मार्कंडे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं कामेंद्र वर्मा चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग जैसा कि चर्चा कर चुके हैं इस पर मार्कंडे सर के साथ, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस पर मार्कंडे सर ने आप लोगों को बताया कि ये अधिनियम है क्या, है ना, और इसके उद्देश्य क्या है और इसके पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में आप सब चर्चा कर चुके हैं। आगे प्रावधान को लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके प्रावधान। तो इस अधिनियम के तहत संविधान में कुछ संशोधन किए गए हैं जो आवश्यक थे, ठीक, क्योंकि आप सभी पढ़ रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात 33% जो है वो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाएंगी, ठीक। तो इसमें देखते हैं आगे। तो अनुच्छेद 239 ए जो किससे संबंधित है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसमें क्या होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, 33% सीट महिलाओं के लिए क्या किए जाएंगे, आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 239 ए, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो अनुच्छेद 330 ए, अनुच्छेद 330 ए के माध्यम से लोकसभा जो है उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली जो सीट है उसमें 33% मतलब 1/3 जो सीट है वो क्या होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसमें एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है वो भी शामिल है, ठीक। इसके साथ साथ देखेंगे तो अनुच्छेद 332 की ए में प्रावधान किया गया है क्या, इसके माध्यम से राज्य विधानसभा में जो महिलाएं हैं उसके लिए क्या होगा, स्थान आरक्षित रहेगा, कितना, 33% यहां भी, ठीक। तो खंड 3 में एससी व एसटी सहित 1/3 सीट क्या होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके साथ साथ क्या है,
इसके साथ साथ अनुच्छेद 334 ए में भी नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत महिला आरक्षण की जो अवधि है वो 15 साल के लिए होगी, मतलब 3 कार्यकाल तक होगा जब भी लागू होगा, है ना। तो 15 साल के लिए ये आरक्षण जो है वो रहेगा, और अगर भविष्य में इसकी आवश्यकता और पड़ती है तो इसे समय अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा, है ना, समय की आवश्यकता के अनुसार। इसमें आगे देखिए, संसद कानून द्वारा प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की जो संख्या है ना, या उसके जो क्रम है उसको परिवर्तित करेगी। मतलब सीटों का जो आवधिक चक्र निर्धारित कर सकती है। आवधिक चक्र मतलब अगर यहां पर देखें तो अगर ये 100% है ना, अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो बाय द वे अगर ये 33% जो सीट है इधर की अगर आरक्षित है, ठीक है, तो ये इस बार रहा 33%, लेकिन ऐसा थोड़ी रहेगा कि उसको हर बार आरक्षित किया जाएगा। तो उसको चक्रानुक्रम में क्या करेंगे, अब इधर की जो 33% सीट है उसको रखा जाएगा आरक्षित, वैसी 33% कर करके जो यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर 90 जो सीट है उसको चक्रानुक्रम में क्या करेंगे, 33% आरक्षण करेंगे, है ना। मतलब सब तरफ की महिलाओं को क्या होगा, प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा इसलिए प्रावधान करेंगे। ठीक वैसे ही लोकसभा में भी ऐसा रखा जाएगा। मतलब एक बार जो सीट आरक्षित हो गई वो परमानेंट वही सीट रहेगी आरक्षित, ऐसा नहीं है। ठीक, एक कार्यकाल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद चक्रानुक्रम में उसको अवधि के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। चले आगे देखते हैं, इसके सकारात्मक पक्षों की बात करते हैं। तो सकारात्मक पक्ष की बात अगर करें तो इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी, है ना। मतलब महिलाएं क्या होंगी, अब राजनीति में हिस्सा लेंगी, अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, तो उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके द्वारा आपराधिक मामलों वाले जो राजनेता है उनकी उपस्थिति को कम किया जा सकता है। कैसे, तो जब महिलाएं चुनाव लड़ेंगी तब क्या होगा, उन लोगों को लोग वोट देंगे, और जब महिलाएं अगर संसद भवन में बैठेंगी तो लोग भी ये सोचेंगे ना कि महिलाएं संसद भवन में आ गई हैं, तो उनके सम्मान के लिए अब क्या होगा, जिन नेताओं की छवि खराब है उन नेताओं को चुनने से लोग कतराएंगे। ठीक, या महिलाएं खुद स्वयं इस बात को सोचेंगी। ठीक, याद रखना इसको। तो राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है ये, है ना। आगे देखते हैं, इससे क्या होगा, पितृसत्तात्मक सोच पर प्रहार होगा। इससे क्या होगा, पितृसत्तात्मक सोच पर प्रहार होगा तथा लैंगिक समानता में वृद्धि होगी। पितृसत्तात्मक सोच का मतलब ये है कि पितृ सत्ता, पितृ स्थानीय और पितृवंशी, इसका मतलब ये है कि जितना भी जो शक्ति का जो उद्गम स्रोत है वो पुरुष को माना जाता है ना। भारतीय समाज मेनली पितृसत्तात्मक सोच वाली है ना। तो ये सोचते हैं अब तक की महिलाएं वो चूल्हा चौका तक ही सीमित है, तो अब ऐसा नहीं होगा। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, अपने अधिकार को समझेंगी और जाकर प्रतिनिधित्व करेंगी संसद भवन में और राज्य विधानसभा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो क्या होगा, इससे लैंगिक समानता में वृद्धि होगी। मतलब जितने भी जो कानून बनते थे उसमें मोस्टली जो है विधानसभा में बात करें चाहे संसद की बात करें, तो जितने भी कानून बनते थे उसमें मुख्यतः पुरुषों की भूमिका थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब लैंगिक समानता में वृद्धि होगी का मतलब अब महिलाएं भी अपने अधिकार का उपयोग करेंगी और कानून जो निर्माण है उसमें अपना सहयोग देंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके साथ साथ क्या होगा, इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि होगी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि नीति निर्माण जो है उनका दायित्व कहाँ होता है, संसद में होता है, और राज्यों में देखें तो विधानसभा में होता है। तो उस दायित्व के निर्वहन में अब महिलाएं भी शामिल होंगी और महिलाएं प्रखर रूप से अपनी भूमिका को स्पष्ट करेंगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके द्वारा समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत होगी। समावेशी शासन के नए युग की शुरुआत का मतलब अब क्या होगा, महिलाएं भी साथ में शामिल होंगी और कानून निर्माण में भाग लेंगी। इस तरीके से क्या होगा, अब पूरे राज्य में या केंद्र में अगर देखें तो दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे और महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। इस तरीके से अब न सिर्फ एक पुरुष के द्वारा प्रतिनिधित्व होगा बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसके साथ साथ क्या होगा, महिला व बाल विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मतलब महिला और बाल विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा, इसका मतलब यह है कि महिला संबंधी जो भी कानून बनेंगे या बच्चों के संबंध में कोई भी कानून बनेंगे उसमें महिलाएं अपनी जो बात है उसको मुखरता के साथ रख सकेंगी और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उसमें वोट भी कर सकेंगी। ठीक है, तो जब महिलाएं संसद भवन में होंगी और विधानसभा में होंगी तो ये जब संबंधी जो कानून है
महिलाओं से संबंधित हो चाहे बच्चों से संबंधित हो, तो वो जो कानून है उसमें क्या होंगी, इनकी भागीदारी होगी और वोटिंग ज्यादा होगा तो ये कानून पारित होने में आसान होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीजों को। उसके बाद देखेंगे महिलाएं शिक्षित व जागरूक होंगी, वह अपने अधिकार को पहचानेंगी। अगर इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यह था कि पुरुषों के लिए ही माना जाता था राजनीति को, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम टूटा। उसके बाद कुछ महिलाएं सामने आई और अपना प्रतिनिधित्व की, उसके बाद चुनाव में वोटिंग के जरिए जीत गई, उसके बाद कानून निर्माण में सहायता करने लग गई। इसके साथ साथ ये हुआ कि लोगों के मन में जो भ्रम था, महिलाओं के मन में जो मुख्यतः वो भ्रम टूटा कि महिलाएं पीछे नहीं है, महिलाएं भी आगे आ सकती हैं, है ना। तो उसके साथ क्या होगा, अब वो जागरूक होंगी, जो बची खुची महिलाएं हैं और जो पिछड़े हुई जो महिलाएं हैं वो भी अब क्या होंगी, मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करेंगी, अपने अधिकार को पहचानेंगी यार, है ना। इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पहले ही बात कर चुका हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और क्या होगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, है ना। एक लाइन कहीं पढ़ा था कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, है ना। तो सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे मतलब क्या है, महिलाएं जब सशक्तिकरण की भूमिका में होंगी, मतलब महिलाएं सशक्त होंगी, अपने अधिकार को पहचानेंगी, तब क्या होगा, वो अधिकार के साथ कोई भी चीज को बोल सकती है। साथ साथ क्या होगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, है ना। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी ना भाई, जब नेता बन जाएंगी उसकी पूछ परख बढ़ जाएगी, है ना। तो समाज में इज्जत होगा, घर में तो होगा ही होगा, समाज में भी होगा, और लोग उनको एक अदब के नाम से उनका नाम लेंगे, है ना, सम्मान के साथ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ऐसा नहीं है जी यहाँ पर कुछ मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी ही होगी पूरा पूरा, कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, है ना। तो उनके संबंध में बात करते हैं। इसके लागू होने में क्या होगा, प्रमुख चुनौती यह है कि यह जो है स्थानीय सरकारों के समान, है ना, परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने का मतलब, आपने अगर पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि उसमें जो प्रधान की भूमिका में रहती है वो लेडीज रहती है, लेकिन पूरा पूरा अधिकार का उपयोग कौन करता है, उसका पति करता है। तो ग्रामीण स्तर पे ये देखा गया है, मतलब स्थानीय स्तर पे देखा गया है कि पद में तो रहती हैं महिलाएं, लेकिन उसके जो पूरा पूरा अधिकार का उपयोग कौन करता है, उसका पति करता है, या अगर शादी नहीं हुई है तो उसके पिता करते हैं या उसके भाई, है ना। तो पुरुष संबंधी जो भी लोग हैं उन लोग उसके अधिकार का उपयोग करते हैं प्रॉक्सी के रूप में, बस नाम मात्र के लिए रबर स्टाम्प के रूप में महिला को सामने रख दिया जाता है। बाकी पूरे मीटिंग होगा, जो पूरे निर्णय होंगे, सब चीज कौन डिसाइड करेगा, पुरुष डिसाइड करता है, मात्र साइन लेने के लिए उसको बुला लिया जाता है ना। ये तो गलत है ना। तो ये चुनौती है भाई, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सरपंच पति या पंचपति आदि जैसी भावनाएं अभी भी बनी हुई है, तो उसको इस चुनौती को पार पाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ आलोचकों का यह तर्क है कि इस अधिनियम के लागू होने से संविधान की जो समानता की गारंटी है ना, समानता की गारंटी की जो अवधारणा है वो प्रभावित होंगी। मतलब इससे योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर महिलाएं, मतलब महिला लोगों के लिए सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा और महिलाएं उस जगह से चुनकर आनी रहेंगी, तब क्या होगा, उस जगह पे मजबूरन महिलाओं को वोट देना पड़ेगा, है ना। अब तक तो उनको बढ़ाने का प्रयास किए नहीं जी, है ना। तो अभी जब बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसे भी बोल रहे हैं कि ये विपक्ष में है ना। मतलब संविधान के जो समानता के गारंटी के विरुद्ध है। हाँ, समानता की गारंटी के विरुद्ध तो है, लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो क्या आप उसे अधिकार के साथ बुलाते, है ना। पितृसत्तात्मक सोच से आप बाहर निकलते तब तो महिलाओं को बुलाते ना कि चलिए आप आइए और वोटिंग में आप भागीदारी कीजिए अपना, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अधिकार समानता की गारंटी की अवधारणा प्रभावित होंगी, इससे योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। चलो आगे देखते हैं। इसका क्रियान्वयन क्या होगा, जनगणना व परिसीमन प्रक्रियाओं पर निर्भर है ना। बिल्कुल है। तो जनगणना अभी हुआ नहीं है, जनगणना जब होगी तब उसके जो डाटा आएंगे, उसके बाद 2026 में परिसीमन आयोग निर्धारित हो किया करेगा, उसके बाद सीटों का निर्धारण होगा, है ना। मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार से ऐसा बनाया गया है कि नियम की 2026 तक ये अपरिवर्तित रहेंगी सीटें, उसके बाद इसमें परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, इस प्रक्रियाओं में निर्भर रहेगा, परिसीमन हो चाहे जनगणना पे। तो इसमें देरी होने से क्या होगा, इसके लागू होने में भी देरी होगा।
जो संभवतः क्या है 2026 के बाद ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। मतलब ये अधिनियम तो बन गया, लेकिन इसको पारित होने के लिए और कम से कम 2 साल तो रुकना ही पड़ेगा अभी, है ना, अगर यहां से देखें तो। चलिए आगे देखते हैं। इसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर देने से मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी, ऐसा विपक्ष में तर्क दिया जा सकता है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी है तो मतदाताओं की पसंद क्या हो गई, सीमित हो गई, और क्या हो गया, उन्हीं विकल्पों में से एक का चुनाव उन्हें करना होगा। ठीक है, जो विपक्ष में तर्क है। चलिए, तो ये तो है भाई, वो तो करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वर्तमान में महिलाओं में जागरूकता की कमी है, ये सबसे बड़ी चुनौती है अगर देखा जाए तो, है ना। वर्तमान में महिलाएं क्या है, जागरूकता की कमी है, और शिक्षा का स्तर महिलाओं में क्या है, निम्न है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, महिलाओं की जो राजनीतिक जागरूकता है वो अपेक्षाकृत कम है। मतलब राजनीतिक रूप से महिलाएं जो है सक्रिय नहीं है, महिला राजनीतिक अधिकार को अपने जानती नहीं है, वो बस वोट देना जानती है। और अभी अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सशक्त हुई हैं, तो उन महिलाओं को देखकर बाकी महिलाएं जो आगे आ रही हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, तब क्या हो जाएगा, ये भ्रम भी टूटेगा और सामने आएंगी मातृसत्ता। ठीक, अब देखो लास्ट देखो, पितृसत्तात्मक जो सोच है, पितृसत्तात्मक सोच के लोग क्या है, महिलाओं को राजनीति में भेजने से कतराते हैं। बिल्कुल, कुछ पुरुष ऐसे हैं आज भी जो महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, कतराते हैं। और तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको लगता है कि उन लोग आसानी से राजनीति में भेज देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, तो उसके लिए भी अपने अधिकार के विरुद्ध इन लोग को क्या करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी अधिकार की। ठीक, तो यह भी एक प्रमुख चुनौती है। चलिए आगे की राह की बात करें, जो कि निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं, तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा तथा उन्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए एक नया आसमान देगा। किंतु कुछ चुनौतियां हैं, है ना, कुछ चुनौतियां हैं जिनसे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। इन चुनौतियों का समाधान सरकार को जल्द से जल्द निकालना होगा, जिससे क्या होगा, जिससे यह अधिनियम जल्दी ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर ले, है ना। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल महिलाओं को आरक्षण देने भर से वे सशक्त नहीं हो पाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं को शिक्षित करके तथा विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने अधिकार को समझेंगी तथा राजनीति में भी अपनी मुखर छवि को स्थापित करेंगी और समाज में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ठीक, तभी क्या होगा, तभी सच्चे स्वरूप में समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत होगी तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सार्थकता सिद्ध होगी, है ना। इसके बाद आप एंड में कुछ कोटेशन शायरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें यहां एक कोटेशन लिखा गया है, मिलेगी पहचान नई, मिलेगी पहचान नई और मुखर होगी भवानी, तभी कहेगा भारत नारी तू नारायणी। ठीक है, तो इसमें आपने देखा दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस पर मार्कंडे सर और मेरे द्वारा चर्चा की गई, ये आपके मेंस के निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कोई भी जगह जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम है तो कुछ भी आएगा, चाहे वो 4 नंबर में, 8 नंबर, 10 नंबर में, 15 नंबर, जो भी हो, तो आप इसमें आसानी से लिखने की स्थिति में होंगे। ठीक है, इस कड़ी में इतना तक। बाकी आगे की कड़ी के लिए चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।